नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे बच्चे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। देखो बच्चे, हमने दिवाली की छुट्टियों में ये कोशिश करी है कि आप सभी का रिवीजन होता रहे। जैसे कि जनवरी फरवरी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका रिवीजन हो, मार्च अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसका रिवीजन हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे पूरा हम लोग अक्टूबर तक बच्चे पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकें, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन कर सकें। तो इस उद्देश्य से हमने एक सीरीज शुरू करी है दिवाली धमाका में। आपका ये मामला चलता रहे, क्या आपकी पढ़ाई भी ना हो और आपकी पढ़ाई भी मतलब ना छूटे और साथ में हम लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। तो कुछ नया सीखने का एक बर्डन भी नहीं रहेगा और पुरानी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। इस तरीके से हमने क्या किया है, तो यहाँ पर ये सीरीज को शुरू करने का प्रयास किया है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इन सभी दुआओं के साथ में आइए क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा, देखो भाई, आज का जो शुरुआत है कर रहे हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे क्या, तो यूपी करंट का रिवीजन करेंगे। और इसमें करंट में क्या होने जा रहा है, तो जनवरी फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला यहाँ पर क्या है, तो पहला है कि हाल ही में वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देखो भाई, अब यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी, तो वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जो ट्रेन है इसकी सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछा जाए तो याद रखना। देखो अभी पहली जो शुरुआत की गई थी ना यहाँ पर जनवरी में, अमृत भारत जो ट्रेन है, अमृत भारत जो ट्रेन है इसकी शुरुआत की गई। और ये ट्रेन गई कहाँ से भाई, अयोध्या से। और अयोध्या से ये ट्रेन पहुंची कहाँ बच्चे, तो अयोध्या से नई दिल्ली पहुंची। तो यहाँ पर ध्यान दो कि अयोध्या से नई दिल्ली के बीच में ये जो सेवा है इसकी शुरुआत की गई। और ऐसा करने वाला आप देखेंगे जो पहली अमृत भारत ट्रेन थी ना, ये शुरू हुई अयोध्या से। अब इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी दिल्ली से चल रही थी बच्चे, कहाँ तक, तो दिल्ली से लेकर के बनारस के बीच में। जबकि नमो भारत ट्रेन भी यहाँ पर चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य था जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि तीनों ही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जो एक्सप्रेस है इसकी सुविधा पाने वाला ये राज्य बना। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे। क्या ध्यान दोगे, तो ध्यान बस ये रखना है, क्या रखोगे, ध्यान यहाँ पर ये रखोगे बच्चे कि ये जो ट्रेन है, क्या ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन तो हो ही गई। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला, क्या सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, तो साहब सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी अपना उत्तर प्रदेश है। क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन आप देखेंगे तो ये भी कहाँ पर दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन वाला भी राज्य आपको याद रखना है कौन सा है। सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन वाला राज्य भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा अपने उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ में ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोनों में ही अपना उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप पर है। तो सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे भी कहाँ पर मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे भी आपको मिलेंगे कहाँ पर बच्चे, तो अपने उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखना कि अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत अयोध्या से हुई और अयोध्या से ये ट्रेन कहाँ तक गई, नई दिल्ली तक गई। साथ में याद रखना कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन और सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे, इन तीनों ही मामलों में अपना जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। प्यारे बच्चे देखो, मधुमेह को पुराने समय में अमीरों की बीमारी के रूप में देखा जाता था। ये जो मधुमेह है इसके बारे में पुराने समय में कहा जाता था भाई ये अमीरों की बीमारी है। हालांकि मधुमेह के लिए, रोकथाम के लिए 14 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं क्या, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या, 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, तो इस बार मधुमेह को रोकने के लिए एक ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत हुई कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। कहाँ से, यूपी के वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ में याद रखना कि इसका उद्देश्य था जो टाइप आप देखेंगे बी करके जो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं मधुमेह के रोगी, उनको यहाँ पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। चूँकि वाराणसी की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि बीते दिनों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है इसकी शुरुआत भी कहाँ से की गई, तो इसकी शुरुआत भी बनारस से ही की गई। साथ में याद रखना कि ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत बनारस से की गई है, कुछ बातें और समझेंगे। जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हमने बनारस शुरुआत किया, इसी तरीके से अगर बात करें
तो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए उपासना जो तीर्थ स्थल है, या दुनिया का सबसे बड़ा साधना केंद्र देखा जाए जो स्वरवेद महामंदिर है, ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर उपासना केंद्र या साधना केंद्र है स्वरवेद महामंदिर, ये भी आपको बीते दिनों यहीं पर शुरू हुआ दिखाई देगा। साथ में याद रखना कि वाराणसी में ही अमूल की एक डेयरी प्लांट की स्थापना की गई। अमूल की डेयरी प्लांट की स्थापना की गई वाराणसी में ही, ये भी थोड़ा सा हमें से याद रखना। और इसके अलावा याद रखना कि वाराणसी में भगवान शिव को समर्पित एक स्टेडियम भी बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम। तो भगवान शिव को समर्पित एक जो स्टेडियम है बच्चे, ये भी कहाँ पर दिखाई देगा? तो यह भी दिखाई देगा यहीं पर। तो ये दोनों ही बातें अपने को याद रखना है कि भगवान शिव को समर्पित एक स्टेडियम भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये भी मिलेगा वाराणसी में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन संख्या बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? प्यारे बच्चे ध्यान दो कि बालिकाओं को लेकर के जो विद्यालय की शुरुआत की गई थी, सबसे पहले 1848 में पहला बालिका स्कूल खोला गया। ध्यान से सुनो, 1848 में जो पहला बालिका स्कूल खोला गया था ना, पहला बालिका स्कूल खोला गया 1848 में। ये पहला बालिका स्कूल कब खोला गया? तो 1848 में जो पहला बालिका स्कूल है इसकी शुरुआत की गई, और ये शुरू किया गया था 1848 में। जो पहला बालिका स्कूल है इसकी शुरुआत किया गया कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, और सावित्रीबाई फुले ने इसकी शुरुआत करी थी। सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की थी। याद रखना, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका भी हैं। क्या? सावित्रीबाई फुले को याद रखना, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। कोई सवाल पूछे साहब कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है, उत्तर हो जाएगा कि भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले। क्या? भारत की जो पहली महिला शिक्षिका है उनका नाम क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र की हैं सावित्रीबाई फुले, याद रखना बच्चे। अब देखो 1916 में एक बालिका विश्वविद्यालय खोला गया। भारत का पहला कन्या विश्वविद्यालय खोला गया। भारत का प्रथम जो कन्या विश्वविद्यालय था डीके कर्वे के प्रयासों से खोला गया था। भारत का पहला जो कन्या विश्वविद्यालय था इसकी शुरुआत की गई, और ये डीके कर्वे के, यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना, डीके जो कर्वे साहब है उनके प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई। डीके कर्वे के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। अब लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है ना, अच्छा ये जो भारत का पहला कन्या विश्वविद्यालय है ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा बच्चे? महाराष्ट्र में दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा। अब मेरी बात समझो यहाँ पर कि साहब जो उत्तर प्रदेश में पहला पूर्ण सैनिक बालिका सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया मथुरा में। कहाँ पर बच्चे? मथुरा, वृंदावन में पहला पूर्ण सैनिक बालिका यहाँ पर स्कूल खोला गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साथ में याद रखना यहाँ पर एक बात और कि अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला जो बालिका विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला बालिका विश्वविद्यालय अगर कोई पूछ ले बच्चे कहाँ पर बन रहा है, याद रखो उत्तर प्रदेश का पहला जो बालिका विश्वविद्यालय है यह बन रहा है कहाँ? तो पहला बालिका विश्वविद्यालय बन रहा है कहाँ पर बच्चे? इसको नोट कर लेना कि यूपी का जो पहला बालिका विश्वविद्यालय है यह आपको दिखाई देगा कि ये बन रहा है कहाँ पर बच्चे? गोरखपुर में। तो यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है। सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो ये मथुरा वृंदावन में खोला गया। और ये मैंने कुछ बातें बता दी कि पहला जो बालिकाओं के लिए स्कूल खोला गया था ये महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले के द्वारा खोला गया था, और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ये भी बात याद रखना। और 1916 में भारत का पहला कन्या विश्वविद्यालय खोला गया है ना, किसके प्रयासों से? डीके कर्वे के प्रयासों से। यूपी में जो पहला कन्या विश्वविद्यालय होने जा रहा है ये बनने जा रहा है बच्चे कहाँ पर? गोरखपुर में प्रस्तावित है, तो इसको भी नोट कर लो। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र नामक एक बच्चे चेतावनी केंद्र खोला गया। राहतवाड़ी केंद्र कहाँ पर खोला गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो भाई राहतवाड़ी जो केंद्र है ना, ये राहतवाड़ी केंद्र खोला गया है कहाँ पर? तो इसको समझना। सबसे पहले तो ध्यान दो कि जो राहतवाड़ी केंद्र है ये राहतवाड़ी केंद्र एग्जैक्टली है क्या बच्चे? तो राहतवाड़ी केंद्र को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो याद रखना यहाँ पर होगा क्या? देखो सबसे पहले तो अलार्मिंग चीज़ है ये कि चेतावनी देगा। क्या करेगा? ये चेतावनी देगा। ध्यान से समझना, क्या ये क्या करेगा भाई? चेतावनी देगा। कोई भी आपदा आने वाली है, चाहे अगर हम बात करें कोई तूफान आने वाला हो या फिर कोई चक्रवात आने वाला हो, क्या तूफान आने वाला हो, चक्रवात आने वाला हो, या फिर बाढ़ जैसी स्थिति है,
तो ये बच्चे आपको चेतावनी उपलब्ध कराएगा। इसका नाम रखा गया है राहत वाणी आपदा केंद्र, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया बच्चे लखनऊ में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी होगा इस प्रश्न का, यानी कि लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का यहाँ पर आयोजन किया गया। देखो, आपको पता होगा जनवरी महीने में एक दिवस पड़ता है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भाई? तो थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस? अब देख लो, थल सेना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ऐसी दशा में जो थल सेना दिवस है, इनकी एक कमान है मध्य कमान, और ये मध्य कमान का अगर देखा जाए बच्चे मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो सेना की जो मध्य कमान है इसका मुख्यालय मिलेगा लखनऊ में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ मिलेगा। ऐसी दशा में लखनऊ में क्या मनाया गया बच्चे? तो लखनऊ में मनाया गया नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, लखनऊ होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, अगर मजा आ रहा हो और आपको लग रहा है कि सर नहीं सर, और सारी चीज़ें हम रिवाइज तो कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल ये क्लास होगी। ऐसी दशा में एक बार सेशन को क्या करें? तो दमदारी से लाइक और शेयर भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को प्रारंभ किया है? देखो बच्चे, हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो अभियान है, इसकी शुरुआत की गई भारतीय संविधान में। आप देखोगे समता का अधिकार है। क्या समता का जो अधिकार है, ये समता का अधिकार आप देखोगे तो ये दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18, क्या अनुच्छेद 14 से 18 में आपको उपलब्ध है। अब समता का अधिकार है जिसमें कि विधि के समक्ष समता की बात की गई है। साथ में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिंग, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। सभी नागरिकों के लिए समान आप देखेंगे अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है भाई? तो बच्चों के लिंग को लेकर के, जाति को लेकर के और धर्म को लेकर के इत्यादि का भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, इस तरीके से इन्होंने हर बच्चे के लिए हर अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। उद्देश्य है कि शैक्षणिक क्षेत्र में, शैक्षणिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में इस तरह का कोई भेदभाव ना हो, इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर प्रदेश होगा इस प्रश्न का उत्तर? सभी बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस जनपद में 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो भाई, अभी मेरी बात समझना, अयोध्या को कोशिश की जा रही है। क्या की कोशिश की जा रही है भाई? तो अयोध्या को कोशिश की जा रही है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर बने। क्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बने? आपको बताना चाहेंगे बच्चे कि भारत का पहला सौर शहर मध्य प्रदेश के सांची को माना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो पहला सौर शहर है ये हम किसको चाहते हैं? तो ये हम चाहते हैं बच्चे अयोध्या को। किसको भाई? अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर के रूप में देखा जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमने बात कर ली अयोध्या को। अब कोई पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? कि ये जो अयोध्या है, यहाँ पर तो चलो ठीक है सोलर संबंधी गतिविधियाँ हैं, लेकिन 25,000 जो घरों पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसको नोट कर लो, बनारस में। कहाँ पर? अयोध्या के अलावा आप देखोगे बनारस और लखनऊ भी इसमें आगे हैं, अच्छा करने वाले हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर बात करें तो अगर तुमसे पूछ ले कि ये बताइए जो सोलर पैनल सबसे ज़्यादा लगने वाले हैं प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत, ये कहाँ पर लगने वाले हैं? तो ये लखनऊ में लगने वाले हैं बच्चे। क्या लखनऊ में लगने वाले हैं? इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, वाराणसी होगा इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है विज्ञान पथ। निम्न में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? अब विज्ञान पथ में बच्चे ध्यान दो, तो लखनऊ और उसके आसपास के जिले हैं। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले सीतापुर है, इसके अलावा रायबरेली है, फिर लखनऊ है, और इसके अलावा उन्नाव है। क्या है? तो सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ और उन्नाव, ये 5 जिले इसके तहत हैं और विज्ञान पथ का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको कानपुर नहीं दिखाई देगा। क्या कहीं पर भी कानपुर नहीं दिखाई देगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। लेकिन लगे हाथ ध्यान रखना कि अगर तुमसे पूछ ले कि यह बताइए उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर बन रहा है बच्चे, क्या तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि आपको केंद्र में दिखाई देगा, क्या तो केंद्र में दिखाई देगा दिल्ली एनसीआर
वैसे ही अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, SCR हो रहा है, यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र बन रहा है। तो अगर कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य राजधानी क्षेत्र है इसमें जिलों की संख्या कितनी है बच्चे, 6 जिले हैं। क्या 6 जिले हैं? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में जो जिलों की संख्या है वो 6 है, जबकि यहाँ पर अगर पूछा जाए तो विज्ञान पथ में 5 जिले शामिल हैं, लेकिन इसमें कानपुर नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडस फूड फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया? इंडस फूड फेस्टिवल यानी एक तरीके से देखा जाए बच्चे तो जो भारतीय खाने हैं उनका एक प्रकार का प्रदर्शनी है, शानदार प्रदर्शनी है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो कृषि उत्पाद हैं इनकी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो कृषि उत्पाद हैं इनको लेकर के एक प्रदर्शनी यहाँ पर की गई। और जितने आप देखेंगे लोकप्रिय उत्पाद हैं, ध्यान से सुनना, जितने आपको लोकप्रिय उत्पाद दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के वो सभी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। देश विदेश से लोग आए। इसका उद्घाटन आप देखेंगे तो पीयूष गोयल ने किया। किसने किया बच्चे? पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये कहाँ पर उद्घाटन की, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कहाँ पर बच्चे? ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। अब कृषि उत्पादों में जैसे बात करें तो देखो भाई ये काला नमक चावल है। क्या है? काला नमक चावल है कृषि उत्पादों में। जो काला नमक चावल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। काला नमक चावल आपसे पूछा जा सकता है साहब कहाँ से संबंधित है, कमेंट कर बताओ कहाँ संबंधित है। इसी तरीके से अगर बात करें तो गेहूं डंठल का जो उत्पाद है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गेहूं डंठल का उत्पाद। इसी तरीके से अगर देखोगे तो बच्चे कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ के गुड़ उत्पाद बहुत लोकप्रिय हैं, गुड़ उत्पाद बहुत लोकप्रिय हैं। इसी तरीके से कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आंवला नगरी के रूप में देखा जाता है। फिर हमारी बात समझो, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो आम का उत्पादन भी खूब होता है भाई, गन्ने का उत्पादन भी खूब होता है, आम का उत्पादन भी खूब होता है। तो ऐसी दशा में प्रदर्शनी लगाई गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काला नमक चावल के लिए वैसे प्रसिद्ध है कौन सा? सिद्धार्थनगर। कौन सा प्रसिद्ध है? तो काला नमक चावल के लिए अगर देखोगे तो वैसे बच्चे लोकप्रिय है सिद्धार्थनगर। कौन सा? सिद्धार्थनगर। गेहूं डंठल जो प्रोडक्ट है इसके लिए बहराइच लोकप्रिय है। क्या है? बहराइच लोकप्रिय है। फिर मेरी बात समझना, गुड़ उत्पादन के लिए अयोध्या जाना जाता है और अयोध्या के अलावा मुजफ्फरनगर जाना जाता है। क्या? अयोध्या के अलावा कौन सा जाना जाता है? तो मुजफ्फरनगर जाना जाता है। किसके लिए? तो यहाँ पर ध्यान रखना गुड़ उत्पाद के लिए। आंवला की बात करें, आंवला होता है प्रतापगढ़ से संबंधित। कहाँ से? आंवला संबंधित है कहाँ से बच्चे? प्रतापगढ़ से। फिर मेरी बात समझना, जो आम का उत्पादन होता है लखनऊ में आप देखोगे मलिहाबादी आम बहुत मिलेगा। इसी तरीके से बनारस में लंगड़ा आम बहुत मिलेगा। और चौसा में आप देखोगे तो सहारनपुर का जो चौसा आम है ये बहुत लोकप्रिय मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के लगातार प्रचार प्रसार किया गया। प्रश्न का उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दो, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलें आगे, चलो अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। भाई सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या होगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त, है ना। चलो अब देखो, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस स्थान में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का अनावरण किया जाएगा? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो नाव है इसका अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? यूपी किस जनपद में किया जाएगा? ये बात हो रही। देखो अगर बात करें, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की पहली जो सौर सिटी है, क्या उत्तर प्रदेश की पहली जो सौर सिटी है, ये ध्यान रखना बच्चे, उत्तर प्रदेश की पहली सौर सिटी बनेगी अयोध्या। क्या बनेगी भाई? अयोध्या बनेगी। ऐसी दशा में सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव की बात हो रही ना, ये भी कहाँ पर हो रही है? अयोध्या में ही। कि सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव चलेगी ये भी कहाँ पर चलेगी? तो सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव चलेगी ये भी कहाँ पर चलेगी? अयोध्या। ये जो नाव चलने वाली है बच्चे, इस नाव की जो क्षमता बताई गई है, नाव की जो क्षमता बताई गई है, ये नाव की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नाव की जो क्षमता है 30 लोगों की क्षमता है, यानी एक बार में 30 लोग यहाँ पर इस भ्रमण करेंगे। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अयोध्या, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं कि साहब इसका पुराना नाम क्या है? साकेत। इसका पुराना नाम है, सरयू नदी किनारे है और सरयू नदी के दाहिने तट पे स्थित है। क्या? सरयू नदी किनारे है और ये जो शहर है सरयू नदी के दाहिने तट पे स्थित है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे कि सरयू नदी के दाएं तट पे स्थित है, ये थोड़ा सा नोट कर लो, सरयू नदी के दाएं तट पे स्थित है। अगर बात करेंगे यहाँ पर अयोध्या के बारे में
तो आप देखोगे तो 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, साथ में भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी है। और 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, ये भी हमें याद रखना है कि साहब जनवरी में ही 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। किसका? तो अयोध्या का। प्रश्न का उत्तर श्री राम मंदिर का। अब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का जो देश में कौन सा स्थान है? देखो भाई, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वैसे कई सारे फसलों के उत्पादन में टॉप पर है। जैसे गेहूं के उत्पादन में हम टॉप पर बने हुए हैं, इसी तरीके से आप देखोगे तो गन्ना के उत्पादन में टॉप पर बने हैं। फिर बात करोगे तो आलू के उत्पादन में हम टॉप पर बने हैं, आम के उत्पादन में टॉप पर बने हैं, हरी मटर के उत्पादन में टॉप पर बने हैं, आंवला के उत्पादन में टॉप पर बने हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिन इसमें से सभी के उत्पादन में हम टॉप पर बने हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, आम, हरी मटर, आंवला, इन सभी के उत्पादन में हम क्या हैं? तो टॉप पर बने हुए हैं बच्चे, ध्यान दो। अब ये तो सारी हमने बातें बता दी। इसके बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर सुन लेना कि दुग्ध उत्पादन में भी अभी हाल में जो आंकड़ा बताया गया उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है, जबकि राजस्थान को लेकर के, हरियाणा को लेकर के आप देखोगे तो कई बार ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा जनवरी में जारी किया गया था ना, उसके अनुसार में पहले स्थान पर कौन सा था? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में श्री राम भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? देखो भाई, प्रश्न कहना चाह रहा है कि श्रीमद् जो भागवत गीता है, इसका उर्दू अनुवाद करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसको नोट करना कि देश का पहला विश्वविद्यालय जहां पर श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद किया गया, वह कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। BHU के शोध के छात्र हैं, उन्होंने क्या किया है? तो ये काम किया है। अब इसमें ऑप्शन जरा सा देख लो। देखो, अगर बच्चे तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये ऑप्शन जो देख पा रहे हो ना, इसमें याद रखना कि यूपी का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बच्चे, ये हो जाएगा कौन सा? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा, ध्यान रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1887 में, 23 मार्च 1887। लगे हाथ यहाँ पर ध्यान दो कि जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना। जबकि आप देखोगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय ये भी आपको दिखाई देगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में की गई। कब? इसकी स्थापना कब की गई? 1916 में। अगर देखा जाए तो ये जो संस्था है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बारे में याद रखना कि ये भारत का क्या बच्चे? तो ये भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देखो, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, लेकिन जैसे ही सबसे पुराना और इसमें एक शब्द लिखे केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो कौन सा है? तो सबसे पुराना केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है ये मिल जाएगा कौन सा? तो सबसे पुराना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है बच्चे, यह आपको याद रखना है कि सबसे पुराना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये मिलेगा कब? तो ये मिलेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो शिलान्यास है बच्चे, इसका शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। जबकि इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट मिलेंगे इसके संस्थापक। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट मिलेंगे क्या? तो इस संस्था के फाउंडर है ना, मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट के द्वारा ये जो संस्था है बच्चे, इसका क्या किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है ना। चलो, उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़े। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त। चलो, अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? जो सेमीकंडक्टर जो नीति है, इसको लागू करने वाला चौथा राज्य अगर पूछा जाए तो चौथा राज्य है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर जिसका इस्तेमाल इन दिनों आप देखोगे तो बच्चे बहुत जगहों पर हो रहा है, तो इसको लेकर के एक नीति, ठोस नीति बनाई है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी है तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपको बताना चाहेंगे कि साहब 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुनना मेरी बात, 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? ओडिशा के कटक में हुआ।
उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस को 2 चीज़ें याद रखो। देखो जनवरी से इनका संबंध किस प्रकार से है। सबसे पहले इनका जो जन्म दिवस है, इस दिन हम मनाते क्या है भाई, पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या एक तो इनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। साथ में याद रखना कि पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं, ऐसी दशा में 1-2 बातें और याद रखो। और वो 1-2 बातें क्या है भाई, तो यहाँ पर इनके सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्या, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यदि ये पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाएगा तो पुरस्कार राशि 51 लाख रुपए होगी, और यदि किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। अब देखो 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इसको ये पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए होगा, 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नोट कर लेना, क्या बी होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट स्थापित किया गया। डेयरी उत्पादन में हम बढ़िया कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, नो डाउट। अब डेयरी उत्पादन में हम शानदार कर रहे हैं, ऐसी दशा में एक डेयरी प्लांट बनाया गया है। कहाँ पर, तो देखो भाई अमूल का एक डेयरी प्लांट बनाया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है बनारस में। कहाँ पर बन रहा है भाई, बनारस में बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा डेयरी प्लांट है ये कहाँ पर मिलेगा, बनारस में मिलेगा, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की जा रही है। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे प्यारे, ये तो हमने बता दिया उत्तर प्रदेश के पहले डेयरी प्लांट के बारे में। क्या बच्चे, उत्तर प्रदेश के पहले डेयरी प्लांट के बारे में। अब मेरी बात समझो कि यहाँ पर जो डेयरी का उत्पादन है, इसके लिए आपने एक श्वेत क्रांति का नाम सुना होगा। और श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें तो इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चे, अभी हाल ही में श्वेत क्रांति के दूसरे चरण की भी चर्चा चल रही है। मुझे कमेंट कर बताओ कि जो श्वेत क्रांति का दूसरा चरण है ये किससे संबंधित है, या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और भाई साहब एक मतलब आपके लिए मोटिवेशन है जो कि हमारे टाइपिंग महोदय ने यहाँ पर रखा हुआ कि एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल। क्या भाई, एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरें जहर थोड़ी है जो खा करके मर जाएंगे। निश्चित रूप से लगे रहेंगे तो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और शानदार करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चर्चा करें। तो अगला है, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जो जनपद है वो शामिल नहीं है। देखो जो तीर्थ स्थलों का गोल्डन ट्रायंगल होता है, अगर वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में जब तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है तो उसमें 3 स्थल शामिल हैं। अब यूपी में अगर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे एक प्रयागराज है, दूसरा आपको अयोध्या दिखाई देगा, अयोध्या, और तीसरा आपको दिखाई देगा वाराणसी। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, ये इस तरीके से स्थित है ना कि जैसे इनको एक पॉइंट हम मान लें और इनको आपस में जोड़ें तो एक त्रिभुज का निर्माण करना है। क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करना है। गोल्डन ट्रायंगल बोला जा रहा है, इसको स्वर्णिम त्रिभुज बोला जा रहा है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा बच्चे, इस स्वर्णिम त्रिभुज में मथुरा शामिल नहीं है, लेकिन याद रखना कि प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी शामिल हैं। अब अयोध्या को देख लो भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या। वहीं पर वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव की नगरी है। और प्रयागराज बच्चे तीर्थों का तीर्थ है, संगम नगरी है। तो इन तीनों को मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो गोल्डन ट्रायंगल है। और इसमें मथुरा लेकिन शामिल नहीं है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है। पर मथुरा से जुड़ी कुछ बातें जरूर याद रखना, क्योंकि एक प्रसिद्ध स्थल है बच्चे। तो सबसे पहले महाजनपद काल में ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। क्या, सूरसेन जो महाजनपद है, इस सूरसेन महाजनपद की राजधानी रही थी मथुरा। इसको भी नोट कर लो, लगे हाथ याद रखना कि ये जो मथुरा है, क्या है, ये जो मथुरा है भाई सूरसेन महाजनपद की राजधानी है, ठीक बात है। लेकिन मथुरा में एक बात और ध्यान दो, और वो क्या है भाई, मथुरा में एक बात और जो मैंने बताया तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो मथुरा है सूरसेन महाजनपद की क्या है, राजधानी है। तो ऐसी दशा में एक चीज़ और याद रखना कि भाई कृष्ण जी की जन्मस्थली है। क्या है, कृष्ण जी की जन्मस्थली है मथुरा। ये बात भी हम लोग ध्यान से समझेंगे कि कृष्ण जी की जो जन्मस्थली है ये भी क्या है, तो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो मथुरा है किस नदी किनारे है भाई, यमुना नदी किनारे है। क्या, यमुना नदी किनारे है ना। तो ये सभी बातें याद रखना, यमुना नदी किनारे है, कृष्ण जी की जन्मस्थली है और सूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। ये सब बातें नोट कर लो। क्या, सब बातें नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे और अगला यहाँ पर है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक निम्नलिखित में से किस संस्थान में बनाया जा रहा है।
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वही कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से बता दो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। उत्तर क्या होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन संख्या क्या होगा भाई, सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गायों के संरक्षण के लिए पहला गाय अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहब जो पहला गाय अभ्यारण्य है इसको कहां पर आप देखोगे तो स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब जो पहला गाय अभ्यारण्य कह रहा है मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़ या फिर आगरा। सुनना मेरी बात, एक गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है 5000 गायों के संरक्षण के लिए। क्या भाई, 5000 गायों के संरक्षण के लिए एक गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। 5000 गायों के संरक्षण के लिए इसका निर्माण हो रहा है। और ये जो 5000 गायों के संरक्षण के लिए इसका निर्माण हो रहा है, ये बच्चे ध्यान रखना कहाँ पर बन रहा है, मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। 5000 गायें आपको इसमें दिखाई देंगी। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अगर बात करें तो प्रश्न का उत्तर होगा मुजफ्फरनगर। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, है ना। चलो अब मुजफ्फरनगर को वैसे भी देखो तो बच्चे याद रखना कि इसको बोलते क्या है, भारत की चीनी राजधानी के रूप में बोलते हैं। क्या भाई, जो भारत की चीनी राजधानी है इस रूप में बोलते हैं कि इसको मुजफ्फरनगर को। तो ये वाला डेटा भी याद रखना, भारत की जो चीनी राजधानी है ये कहलाती है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा किस जनपद में शुरू की गई थी। अब देखो उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो की बात हो रही है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि साहब भारत की पहली मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत की जो प्रथम मेट्रो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी कब बच्चे, तो भारत की प्रथम मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में हुई थी 1984 में। कब हुई थी बच्चे, कलकत्ता में हुई थी 1984 में, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई पूछ लेगी भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, तो साहब भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई भाई, तो भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, तो अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत कलकत्ता में ही हुई। कहाँ पर बच्चे, कलकत्ता में। लगे हाथ याद रखना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हमने बता दी, भारत की पहली मेट्रो बता दी। अगर पूछ ले कि भारत की पहली जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई बच्चे, तो भारत की पहली जो जल मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, वाटर मेट्रो की अगर शुरुआत देखा जाए तो पहली जो जल मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, तो केरल के कोच्चि में इसकी शुरुआत की गई, कोच्चि केरल में। फिर अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी मेट्रो सेवा है, क्या भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सेवा है ये कौन सी है, तो साहब भारत की जो सबसे बड़ी मेट्रो सेवा है ये पूछा जाए तो दिल्ली मेट्रो सेवा है। सबसे बड़ी भी कहिए और सबसे शानदार भी कहिए, तो ये कौन सी मेट्रो सेवा है बच्चे, दिल्ली मेट्रो सेवा है। तो भारत की जो सबसे बड़ी मेट्रो सेवा है ये कौन सी है, दिल्ली मेट्रो सेवा है। अब अगर तुमसे पूछ ले कि ये बताइए भारत का पहला ड्राइवरलेस जो मेट्रो है ये कहाँ पर मिलेगा, तो भारत का जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो है इसको अगर देखा जाए तो भारत का पहला जो ड्राइवरलेस मेट्रो है ये अगर पूछ लिया जाए, भारत का पहला जो ड्राइवरलेस मेट्रो है अगर बात करें तो भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहाँ पर मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा। कहाँ पर, बेंगलुरु मिलेगा भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो, है ना। कहाँ पर मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि साहब यूपी का पहला जो यहाँ पर मेट्रो जल मेट्रो सेवा है इसकी शुरुआत कहाँ पर हो की गई, अयोध्या में। तो ये बातें थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि जो भारत की पहली मेट्रो सेवा है 1984 में कलकत्ता में शुरू किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है ये भी आपको कलकत्ता में मिलेगी। और भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है बेंगलुरु मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी जो मेट्रो सेवा है ये दिल्ली मेट्रो सेवा है। इसी तरीके से बात करें भारत की पहली जो जल मेट्रो है इसको केरल के कोच्चि में देखा जाता है। और फिर मेरी बात समझना कि भारत की उत्तर प्रदेश में पहली जो जल मेट्रो सेवा है इसको किस जनपद में शुरू किया गया, तो अयोध्या में शुरू किया गया। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत में जो सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन वाले शहर हैं वो किस राज्य में हैं, कमेंट करके बता दो। तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाल ही में फेम इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में ई ऑटो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो देखो बच्चे, फेम इंडिया ने अभी हाल ही में
जो ई ऑटो चलाने के प्रस्ताव की मंजूरी की बात करी है वह करी है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? तो यह करी है बच्चे, ध्यान रखना कि कितने भाई, 7 शहरों में। क्या कितने? 7 शहरों में इसकी शुरुआत की है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 7। अब इन 7 शहरों में ज़्यादातर शहर वो हैं बच्चे जो बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ है, इसके अलावा प्रयागराज है, मथुरा है, आगरा है, ऐसे शहर हैं। तो 7 शहरों में ई ऑटो चलाने की इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ईसा फाउंडेशन के द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की एक प्रतिमा बनाई गई, किस राज्य में स्थापित की जाएगी? देखो भाई, एक फाउंडेशन है ईसा फाउंडेशन, और ईसा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। क्या बच्चे? जो ईसा फाउंडेशन है इन्होंने घोषणा करी है कि साहब ईसा फाउंडेशन क्या करेगा? तो ईसा फाउंडेशन यहाँ पर आदि शिव की प्रतिमा को स्थापित करेगा। और जो आदि शिव की प्रतिमा है, ये आदि शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा आदि शिव की प्रतिमा को स्थापित? तो आदि शिव की जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया जाएगा बच्चे, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। क्या? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब नोएडा में देखो एक बन रहा है एयरपोर्ट है जेवर में, नोएडा का जो जेवर में एक एयरपोर्ट बन रहा है बच्चे, और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा नोएडा के जेवर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, और इस एयरपोर्ट में ही ये शिव जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा होने जा रही है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्न में से किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया? तो भारत का जो पहला हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया है, ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बच्चे IIT कानपुर में। कहाँ पर? IIT कानपुर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो IIT कानपुर होगा इस प्रश्न का उत्तर, नोट करना, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में जो एरो सिटी की स्थापना है बच्चे, अगर पूछा जाए साहब कहाँ पर की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में जो एरो सिटी की स्थापना है, अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर मिलेगा, तो देखो एरो सिटी की स्थापना होगी कहाँ पर? लखनऊ में। अगर कोई पूछ ले बच्चे कि उत्तर प्रदेश में जो एरो सिटी है इसकी स्थापना कहाँ पर मिलेगी, प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ में। आप कहेंगे सर एरो सिटी क्या होती है? देखो एरो सिटी होती है जो एयरपोर्ट के आसपास के शहर हैं, एयरपोर्ट के जो आसपास का क्षेत्र हो वो शानदार हो। एयरपोर्ट के आसपास का जो क्षेत्र हो बच्चे कैसा हो? तो एयरपोर्ट के आसपास का जो क्षेत्र हो ये शानदार हो, इसको बोलते हैं एरो सिटी। क्या बोलते हैं? इसको एरो सिटी बोलते हैं। जैसे एरो सिटी में क्या हो सकता है? तो एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, क्या हो? बगल में ही एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो। साथ में याद रखना कि शॉपिंग मॉल के अलावा बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, इसके अलावा क्या हो भाई? तो इसमें आप देखेंगे तो जिम हो सकते हैं, इसी तरीके से और थिएटर हो सकते हैं, या बहुत सारी घूमने फिरने की चीज़ें हो सकती हैं, म्यूजिक से लेकर के हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, तो इसको एरो सिटी बोला जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला एरो सिटी होगा लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। क्या बच्चे? चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है यहाँ पर ये बनने वाला है। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में ये बनेगा, आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी होगा, लखनऊ होगा इस प्रश्न का उत्तर। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है भाई, महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जो बच्चे यहाँ पर हमने बताया सोलर क्रूज मारुति के बारे में, कि सोलर क्रूज जो मारुति है इसका उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सरयू नदी पर। पूछा जाए कि किस शहर में किया गया, उत्तर हो जाएगा अयोध्या। तो दोनों ही बातें ध्यान रखना, अयोध्या में आपको दिखाई देगा। क्या? तो अयोध्या में आपको दिखाई देगा ये कि भाई साहब नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया गया, और ये अयोध्या में हुआ। कौन सी नदी किनारे? तो सरयू नदी किनारे। क्या? सरयू नदी किनारे। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, तो सरयू नदी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नोट कर लो सभी के सभी। क्या? नोट कर लो सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में देश का 27वां राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो औपचारिक शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई? देश का 27वां जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, सबसे पहले तो इसका नाम रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसका नाम रखा गया क्या? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। प्रयागराज के झलवा में आपको दिखाई देगा। ये कहाँ पर? प्रयागराज के झलवा में आपको दिखाई देगा, और इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। तो प्रयागराज के झलवा में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नोट कर लो कि साहब जो औपचारिक शुरुआत की गई ये कहाँ पर की गई? तो ऑप्शन संख्या ए प्रयागराज में की गई बच्चे। किसने किया? तो इसका आप देखेंगे
तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था डी.वाई. चंद्रचूड़ और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? डी.वाई. चंद्रचूड़। आप देखेंगे तो जो 50वें अपने मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने, और इसके अलावा 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, है ना, कि डी.वाई. चंद्रचूड़ और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था बच्चे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था कहां पर? बिहार में। ध्यान रखना कि देश के पहले, क्या, देश के पहले राष्ट्रपति थे। और साथ में आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर अजात शत्रु के नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से? अजात शत्रु के नाम से संबोधित किया जाता था। और आपको ये भी पता होगा कि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये बच्चे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इन्हीं के सम्मान में बच्चे एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया गया। कहां पर बनाया गया? प्रयागराज में बनाया गया, है ना। याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है 4.0, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी है 4.0, इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि उत्तर नोट कर लेना, लखनऊ, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चे। आशा करते हैं कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा अगर बात करा जाए, देश का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर का आयोजन कहाँ पर किया गया? देश का पहला जो गोला बारूद विनिर्माण परिसर है, अगर बात करा जाए तो कहाँ पर बच्चे बनाया गया? जल्दी से बताओ कमेंट करके कि देश का पहला जो गोला बारूद विनिर्माण परिसर है, इसके बारे में अगर चर्चा करा जाए तो गोला बारूद जो विनिर्माण परिसर देश का है ये कानपुर में बनाया गया। कहाँ पर? कानपुर में। अब आप कहेंगे साहब कानपुर बनाया गया, तो कानपुर में क्यों? क्योंकि कानपुर में ऑलरेडी बच्चे आप देखोगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। क्या है? कानपुर में ऑलरेडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कानपुर। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कानपुर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जो परियोजना है इसकी शुरुआत की बात की गई, और ये कहाँ पर मिलेगी? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जो परियोजना है ये शुरू किया जाएगा कहाँ पर? लखनऊ में शुरू किया गया। कहाँ पर भाई? लखनऊ में शुरू किया गया। नहीं, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा डी, लखनऊ होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही जो एजेंसी है, इस एजेंसी के अनुसार देखोगे तो देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी का कौन सा स्थान है? तो देख लो भाई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना उत्तर प्रदेश अभी भारत में चौथे स्थान पर बना हुआ है। भारत में अपनी उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है भाई? तो भारत में जो यूपी की रैंकिंग है बच्चे वह क्या है? 4th है। क्या है? तो 4th है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 4th, ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और अगला है चीन विश्व का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। इस क्रम में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें से कौन सा है? भारत है, जर्मनी है, जापान है या फिर अमेरिका है? कमेंट करके बताना। ये आज का प्रश्न है कि साहब क्या होगा इसका उत्तर? कौन सा देश होगा इसमें पहले स्थान पर? यहाँ पर कमेंट करके बताना, है ना। स्टील उत्पादन के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो भाई, हमने कोशिश करी है कि जनवरी फरवरी के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको करा सकें। फिर इसके बाद से हम अगली क्लास में आपको मार्च अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर दीपावली को कुछ इस विशेष कक्षा को लेकर के आएंगे, फिर मई जून, फिर इसी तरीके से जुलाई अगस्त, और इसी तरीके से सितंबर अक्टूबर। तो अगले 5 दिनों में बच्चे हमारी कोशिश है कि करंट अफेयर के जो पुराने प्रश्न हैं उसको रिकॉल कर लें आप लोग, और साथ में पूरे वर्ष का जो 10 महीने बीत चुके हैं, मतलब 10 महीने तो बीतने ही वाले हैं भाई, और देख लो 10 महीने कैसे तुमने बिताया है। तो इस आधार पर कोशिश रहेगी कि 10 महीने जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए और बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाए, है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही बच्चे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार इन दिनों मना रहा है क्या? तो अपना जो दीपावली का धमाका है, क्या बच्चे, जो दिवाली धमाका है इसको मना रहा है। और दिवाली धमाका में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखोगे तो दिवाली धमाका में जो कि 24 तारीख से शुरू हो रहा है 3 नवंबर तक चलेगा, इसमें क्या है तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अगर देखा जाए तो अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर क्या मिलेगा बच्चे? तो अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यहाँ पर मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और रिकॉर्डेड कोर्स जो मिलेगा साथ में वो फ्री मिलेगा, है ना। तो इसका लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।